Hey guys, once again welcome back to my YouTube channel Medicure Buddy. In today's video, we are going to discuss a very important topic of pulmonology and the topic that we have for today is bronchial asthma. ठीक है फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं एंड दैट इज अवेलेबल इन द फॉर्म ऑफ प्लेलिस्ट, सो प्लीज आप एक बार जरूर विजिट करिएगा. आई एम श्योर यू विल फाइंड मेनी यूजफुल इंफॉर्मेशन देयर. ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा की डेफिनेशन. सो ये क्या है? ये क्रोनिक एयरवे का डिसऑर्डर है जो हर एज ग्रुप के पर्सन को अफेक्ट करता है एंड बेसिकली इट इज डिफाइंड एज a chronic inflammatory disorder of airways which is associated with airway hyperresponsiveness. ठीक है, क्या होता है अस्थमा में जो एयरवे है वो बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिव हो जाती है, मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है. ठीक है, और उसकी वजह से क्या होता है, बार बार एपिसोड्स आते हैं. किस चीज के? रिकरेंट एपिसोड्स आते हैं वीजिंग के, ब्रेथलेसनेस के, सांस नहीं आती है पर्सन को, चेस्ट टाइट लगता है, खांसी आती है और ज्यादातर सिम्टम्स रात को या अर्ली मॉर्निंग में बढ़ जाते हैं. ठीक है, तो ये थी एक बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ ब्रोंकियल अस्थमा कि ये क्या है. ये एक इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर है एयरवे का जिसकी वजह से एयरवे में हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस हो जाती है और रिकरेंट एपिसोड्स इन सारे सिम्टम्स के प्रोड्यूस होते हैं. ठीक है, अब हम लोग इसके एपिडेमियोलॉजी की बात अगर करें तो ये विद इन कंट्री कई जगह पाया जाता है and it is twice as common among the boys and girls, whereas in adults the male and female ratio is usually equal. ठीक है, तो ये ज्यादातर बॉयज एंड गर्ल्स में कॉमन होता है, लेकिन एडल्ट्स की अगर हम बात करें तो नॉर्मल मेल और फीमेल का रेशियो सेम है. नाउ टॉकिंग अबाउट द इटियोपैथोजेनेसिस. ठीक है, तो जो एस्मा कॉज हो रहा है ये बेसिकली दो फैक्टर्स की वजह से होता है. द फर्स्ट वन इज इंड्यूसिंग फैक्टर, ठीक है, एंड द सेकंड वन इज ट्रिगरिंग फैक्टर. तो ये दो फैक्टर्स क्या हैं, चलिए अब हम इनको समझते हैं. सो यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है दैट इंड्यूसिंग फैक्टर्स क्या होते हैं जो इंड्यूस करते हैं अस्थमा ससेप्टेबल पर्सन में. ठीक है, दीज इंक्लूड जेनेटिक फैक्टर्स, ओबेसिटी एंड वायरल इन्फेक्शंस. इंड्यूसिंग फैक्टर्स क्या होते हैं? अगर कोई पर्सन है वो ससेप्टेबल है अस्थमा के लिए और उनमें वो सर्टेन चीजें जैसे जीन्स हो गए उनके, ओबेसिटी हो गई, वायरल इन्फेक्शंस हो गया अर्ली लाइफ में, या फिर टबैको या स्मोक का एक्सपोजर है, तो इस वजह से अस्थमा हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट इज ट्रिगरिंग फैक्टर. ट्रिगरिंग फैक्टर्स क्या हो सकते हैं? ट्रिगर करना मतलब पर्सन में उसके सिम्टम्स को और ज्यादा बढ़ा देना. तो वो क्या है? एलर्जेंस कर सकते हैं ऐसा. ठीक है, कोई पर्सन ने बहुत ज्यादा विग्रस एक्सरसाइज कर ली उसकी वजह से हो सकता है. ठीक है, वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है. ठीक है, तो ये सारी है इटियोपैथोजेनेसिस की किस वजह से ऐसा हो रहा है. नाउ अगर हम इंड्यूसिंग फैक्टर्स की बात करें तो बेसिकली जो जीन्स होते हैं ना इसके लिए रिस्पॉन्सिबल, वो एटोपी हो जाती है जीन्स की क्रोमोसोम नंबर 11q एंड क्रोमोसोम नंबर 5q. ठीक है, तो ये दोनों चीजें आपको ध्यान में होनी चाहिए कि इन दोनों की वजह से ऐसा हो सकता है. अपार्ट फ्रॉम दिस टबैको स्मोक जो होता है, मदर अगर स्मोक कर रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो भी ये चीज की चांसेस बढ़ जाती हैं ब्रोंकियल अस्थमा की. ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं किसकी? वी शुड टॉक अबाउट ट्रिगरिंग फैक्टर्स. तो ट्रिगरिंग फैक्टर्स में कई चीजें हैं जैसे एलर्जेंस. एलर्जेंस में क्या हो गया? पॉलन या फिर एनिमल डस्ट की वजह से ऐसा हो सकता है. ठीक है, इन्वायरमेंट की अगर हम बात करें तो एयर पोल्यूशन की वजह से ऐसा हो सकता है. इन्फेक्शंस की अगर हम बात करें तो सर्टेन वायरल इन्फेक्शंस आर द मेजर ट्रिगरिंग फैक्टर्स जो एक्सजर्बेट करते हैं किस चीज को? अस्थमा के अटैक को. ड्रग्स की अगर हम बात करें तो बीटा ब्लॉकर्स जो होते हैं एंड कोलिनर्जिक ड्रग्स, ये दोनों, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं
किसके लिए? अस्थमा को प्रोवोक करने के लिए। फूड की बात करें तो पर्सन जिसको एग से और मिल्क से एलर्जी है उसमें ऐसा हो सकता है, ठीक है। उसके अलावा पर्सन जो होता है वो अगर डाइट ले रहा है रिच इन एंटीऑक्सीडेंट सच एज कैल्शियम, विटामिन सी एंड विटामिन ए, तो क्या होता है, इनकी वजह से ब्रोंकियल अस्थमा का रिस्क जो है वो इंड्यूस हो जाता है, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज की बात करें तो वी हैव ऑलरेडी सीन दैट विगरस एक्सरसाइज जो भी पर्सन करता है कोल्ड ड्राई डे में, उसको अस्थमा के अटैक होने की चांसेस बढ़ जाती है, ठीक है। साइकोलॉजिकल स्ट्रेस में स्ट्रेस, कुछ पर्सन एक्सेसिवली स्ट्रेस्ड रहते हैं, वो अस्थमा इंड्यूस कर सकता है। ऑक्यूपेशन की अगर हम बात करें तो अगर कोई केमिकल के कंटैक्ट में आ रहा है जैसे प्लैटिनम, क्रोम, निकल, तो उनमें भी ऐसा हो सकता है। उसके अलावा कॉटन डस्ट एंड डस्ट के सेडिमेंट्स, वुड डस्ट के जो सेडिमेंट्स हैं उसकी वजह से भी अस्थमा प्रोवोक हो सकता है। गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स की अगर हम बात करें सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ट्रिगरिंग फैक्टर व्हिच कैन लीड टू अस्थमा, ठीक है। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ अस्थमा इन व्हिच वी हैव डिस्कस्ड इट्स इंट्रोडक्शन and the risk factors of asthma. In the next video, we will be discussing the pathogenesis, the clinical features, and also the signs and symptoms observed in asthma. Diagnosis कैसे करते हैं हम वो भी सीखेंगे। तो प्लीज आप, आई होप वीडियो मिस नहीं करना चाहते हो अपकमिंग, तो प्लीज 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 मेडिक्योर बडी को सब्सक्राइब कीजिए, हिट द बेल आइकन so that you do not miss the upcoming updates. Thank you.